हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ टेस्ट 3 जो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड था। ठीक है, सबने दिया था उसके सोल्यूशन करके एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग BaCl2 0.5 मोल, Na3PO4 0.2 मोल। तो ये पूछा गया था कि Ba3PO4 को वोल्टाइज से कितने मोल बनेंगे। तो ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का स्टाइकोमेट्रिक पे बेस्ड है कि इक्वेशन लिखेंगे इन दोनों के बीच में और फिर देखेंगे Ba3PO4 को वोल्टाइज का कितने मोल बनेंगे। तो देखो इनका रिएक्शन लिखते हैं सिंपल, BaCl2 Na3PO4। तो क्या बनेगा, ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। तो बेरियम के साथ कौन सा बन जाएगा, BaPO4। ऐसे भी देखो क्या इसका जो चार्ज रहता है उसको कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इसके चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। तो Ba3PO4 वोल्टाइज प्लस NaCl बन जाएगा। यहाँ पे Na और यहाँ Cl है, NaCl बन जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंस है तो वेरियम 3 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 कर देते हैं। PO4 वोल्टाइज 2 है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। अब बचा कितना, ये तीनों बैलेंस हो गए। अब NaCl बचा हो तो कितना कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaCl बैलेंस हो जाएगा। अब देखो इसके मोल कितने दिए हुए 0.5 और इसके मोल दिए हुए 2 मोल। तो अब इसके बाद तो पता है कि ये कौन सा केस है, केस सेकेंड था जिसमें दोनों के अमाउंट दिए रहते हैं और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है पूछा जाता है। ठीक है, दो रिएक्टेंट दोनों के अमाउंट दिया हुआ, तो इसमें क्या करते हैं पहले लिमिटिंग रीजन डिसाइड करते हैं। लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा, तो लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं मोल डिवाइड बाई एन फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई करेंगे तो कितना आएगा 0.1, यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 0.166 आएगा। तो लेस कौन सा है, ये वैल्यू लेस है तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। और देखो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, इससे मोल से इसके मोल निकाल लेंगे सिंपल। दो 2 मोल से इसका कितना बन रहा है 1, कुछ नहीं है तो 0.2 से कितना बनेगा 0.1। तो यहाँ इसके मोल कितने आ जाएंगे Ba3PO4 वोल्टाइज मोल कितना आ जाएंगे 0.1 मोल, आंसर आ जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, ये भी मोल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक सा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास लिखना है। कि ये ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे मतलब इंक्रीजिंग मतलब देखो सबसे मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कौन सा है। तो ऑर्डर लिख लेते हैं इसमें। तो ये देखो पहले क्या है 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिया गया है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, पहले तो 1 मॉलिक्यूल है तो उसको क्या करेंगे Na से डिवाइड कर लेते हैं। 6.02 × 10⁻23 ये क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा इसका। मोल के बाद से क्या करेंगे इसमें O2 का कितना होता है 32 ग्राम, ये आ जाएगा पहले का। दूसरा देखो 1 एटम नाइट्रोजन एटम है तो 1 एटम से पहले मोल निकालो। 1 डिवाइड में क्या करेंगे 6.023 × 10⁻23 कर दिए इंटू नाइट्रोजन एटम बोला गया इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। तीसरे का देखो ये ध्यान रखना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल दिया रहता है तो क्या रहता है मोल रहता है, स्टार्टिंग बताया जाता है। ये क्या होते हैं मोल होते हैं। तो 10⁻−10 मोल दिया हुआ है O2 का, तो 10⁻−10 मोल O2 तो क्या हो जाएगा 10⁻−10 × 6। इसका मोल दिया तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। O2 का कितना होता है 32 ग्राम। और कॉपर का यहाँ पे लिखेंगे 10⁻10 × कॉपर कितना होता है 56 ग्राम। अब देख लेते हैं सब ग्राम में दिया कौन सा आंसर सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻10 ये तो 10⁻23 जाएंगे तो -23 जाएगा। तो ये दोनों तो क्या होंगे कम होंगे, ये दोनों सेम टाइप के है तो इसमें ये ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा फोर्थ का वेट सबसे ज्यादा आएगा। देन किसका हो जाएगा थर्ड का, थर्ड के बाद से ये फर्स्ट देन सेकंड, ये क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा मास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये भी क्या सिंपल सा है। देखो कह रहा है कि वेट ऑफ आयरन बताना है कि कितना होगा विच रिएक्ट विथ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। 18 ग्राम ऑफ स्टीम से जो रिएक्ट करे उसका आयरन का क्या बताना है वेट बताना है। तो देखो ये पहले तो रिएक्शन लिखना आना चाहिए इसका। आयरन का स्टीम के साथ जो रिएक्शन क्या होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो वो रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखने के बाद क्या कर सकते हैं उसका आयरन का वेट क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा आयरन लिखो प्लस H2O, तो ये क्या बनाता है Fe2O3 बनाता है प्लस H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं।
क्या करेंगे आप 2 कर लो, ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 कर लेते हैं, और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, H2 ने सॉरी H2 गैस रिलीज होता है तो 3 है H2 कर देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके कितने देखो स्टीम कितना दिया हुआ है 18 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका वेट बताना है, तो सिंपल कर लो क्या हो जाएगा 18 ग्राम दिया हुआ तो H2O का मोल कितना हो जाएगा, मोल कितना होगा 1, तो मोल ऑफ आयरन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, मोल ऑफ H2O डिवाइड बाई 1, यहाँ से मोल ऑफ आयरन आ गया 2 इंटू 1 यानी कि 2 मोल हो गया, एक मिनट यहाँ पे 3 है ना, तो 2/3 हो गया, 2/3 तो वेट ऑफ आयरन कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 56 कर दो, 1 2 2 कितना हो जाएगा 8 कितना हो 3 1 हो गया 2 26 24 2 बचा 20 हो जाएगा 6, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 पॉइंट कुछ करके आंसर आ जाएगा, ठीक है 37 पॉइंट कुछ करके ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो सिंपल बस ये रिएक्शन आना चाहिए था, रिएक्शन आ गया तो इसका अमाउंट दिया हुआ था, इसका वेट बताना था कि कितना वेट रिएक्ट करेगा इससे, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, विच हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें बताना था कि किसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मोल निकाल लो, मोल निकालने बस इनके Na से मल्टीप्लाई कर देख लो कि किसमें सेम आएंगे। तो पहला ऑप्शन देखो 16 ग्राम O2 है तो O2 का मोलिकुलर मास कितना था 32, तो 16 डिवाइड 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और मॉलिक्यूल निकालना है तो 0.5 Na आ जाएगा। N2 का भी देखो 14 डिवाइड बाई 28 करेंगे, Na इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 Na आ जाएगा। तो इसमें देखो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 0.5, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 1/4 आएगा, 1/4 Na आएगा, और इसमें कितना आ जाएगा 22 डिवाइड बाई क्या करो 28, तो 1 से क्या आएगा कम आएगा, मतलब 1/4 Na तो नहीं आएगा, तो ऐसे इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तीनों में चेक कर लेंगे क्या होगा, तीनों में नहीं आएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लो, उसका से Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो कह रहा है 10 ग्राम का सैंपल है CaCl2 और NaCl का, NaCl का क्या है सैंपल है 10 ग्राम, दोनों पे कितने कितने रिएक्शन है, मतलब अब इस मिक्सर को क्या कर रहा है Na2CO3 से रिएक्शन करा रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है बस ये बोला कैल्शियम कार्बोनेट, उसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसका वेट जो फॉर्म हो रहा है वो कितना है 1.62 ग्राम, तो बताना है कैल्शियम क्लोराइड का परसेंटेज बताना है कितना मिक्सर में कितना परसेंट प्रेजेंट होगा पहले से। तो जब कोई क्वेश्चन में क्या अगर रिएक्शन नहीं दिया रहता तो POC लगाने की सोचो, ठीक है। POC लगाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में देखो कैल्शियम जितना भी कैल्शियम होगा वो कैल्शियम कहाँ से आया होगा CaCO3 से आया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है 1 है, इसका 1 मतलब 1 है ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल एटम है 1 है, तो क्या लिखते हैं POC है, पहले लगा लो POC एट कैल्शियम पे लगाओ, तो 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CaO के यहाँ से मोल निकाल सकते हैं 1.62 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा 56, चलो तो यहाँ से क्या आ गया मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया 1 इंटू 1.62 डिवाइड बाई कितना आ गया 56, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। अब देखो अब कैल्शियम कार्बोनेट किससे आएगा Na2CO3 से, किससे रिएक्शन किया हुआ कैल्शियम का क्लोराइड से, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट आया, तो यहाँ पे भी रिएक्शन मतलब POC लगा लो, यहाँ कैल्शियम कितना 1 ही है, यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है कैल्शियम क्लोराइड के लिए 1 ही है, तो इसमें भी लिख सकते हैं 1 इंटू मोल ऑफ CaCl2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3 POC एट कैल्शियम लगा लिया, तो यहाँ से मोल ऑफ CaCl2 कितना आ गया वो इतना ही आ जाएगा 1.62 डिवाइड बाई 56, ये आ गया किसके मोल कैल्शियम क्लोराइड के। अब कैल्शियम क्लोराइड का इसमें वेट निकाल लेते हैं इसका,
वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना आ जाएगा 1.62 डिवाइडेड 56। कैल्शियम क्लोराइड का वेट लिख लेते हैं, कितना होगा 111 आ जाएगा। Cl2 का 71 और कैल्शियम का 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको तो अप्रोक्सीमेटली करोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 56 इंटू 2 112 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 6 2 इंटू 6 क्या आएगा 12 हो गया 3.24। तो 3.24 ग्राम क्या है कैल्शियम क्लोराइड है। तो परसेंटेज बताना है इसका मिक्सर में, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 3.24 डिवाइडेड 10 इंटू 100 कर लेते हैं। 100 करेंगे तो क्या आएगा 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा 32.4 अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 32.4% आ जाएगा ओरिजिनल मिक्सर में कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 m KMnO4 दिया हुआ और 1 m K2Cr2O7 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम दिया, मोलरिटी दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगर मान लो चलो 1 लीटर ही ले लेते हैं, 1 लीटर दे तो दोनों का क्या हो जाएगा अमाउंट तो मोल तो सेम रहेगा, ठीक है। कह रहा है इन एसिडिक मीडियम में ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं Fe+2 से, तो इन विच केस मैक्सिमम Fe+2 कन्वर्टेड होगा क्या है एक्चुअल में कि अगर मान लो KMnO4 लेते हैं एग्जांपल Fe+2 एसिडिक मीडियम में रहेगा तो Fe+2 किस में जाएगा Fe+3 में और ये किसमें जाता है Mn+2 में। अच्छा सेम ऐसे K2Cr2O7 के लिए O7 प्लस Fe+2 ये किस में जाएगा Cr+3 में जाता है और ये Fe+3 में जाएगा। तो देखो इनके मोल तो सेम है K2Cr2O7, तो किस केस में इसका मोल ज्यादा कन्वर्ट होगा Fe+2 का किसके केस में मोल ज्यादा कन्वर्ट होगा। तो देखो जितना भी रहे इनके मोल तो सेम है, तो दोनों के अगर मान लो पूरा रिएक्ट करने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों केस में Fe+2 का अमाउंट निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते, देखते हैं किसमें ज्यादा आ रहा है। चलो इस केस में देखते हैं, तो मोल ऑफ KMnO4 इंटू इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर कितना +7 से किसमें आ रहा है +2 में, चेंज कितने का 5 एन फैक्टर कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू मोल ऑफ Fe+2 इंटू इसका एन फैक्टर 1। इसके मोल तो चलो मान लो 1 लीटर है तो 1 आ जाएगा 1 इंटू 5, तो मोल ऑफ Fe+2 कितना आएगा 5 मोल आएगा। और इस केस में देखो मोल ऑफ K2Cr2O7 तो क्या है 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, इसका एन फैक्टर देखो प्लस क्या आ रहा है +6 से किसमें जाता है +6 से +3 में जा रहा है, चेंज कितने का होगा 3 का। बट यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2, इसलिए टोटल एन फैक्टर कितना आएगा 6, तो एन फैक्टर 6 इक्वल टू क्या आएगा मोल ऑफ Fe+2 इंटू 1। तो यहाँ से मोल ऑफ Fe+2 कितना कन्वर्ट होगा 6, यहाँ पे 5 मोल कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कितना कन्वर्ट हो रहा है 6, तो ज्यादा किसमें होगा K2Cr2O7 में क्या होगा ज्यादा, इस केस में K2Cr2O7 के केस में क्या होगा ज्यादा कन्वर्ट होगा। जिसने भी ये टिक किया होगा उसका सही होगा। पेपर में एक्चुअली में मैंने क्या करा KMnO4 आंसर दिया था, बट ये नहीं है K2Cr2O7 जिसने किया था उसका आंसर क्या है करेक्ट है, ठीक है। K2Cr2O7 के केस में क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस कितना रिक्वायर्ड होगा नीडेड टू ऑक्सीडाइज 0.136 इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H5+, ठीक है। और ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो देखो रेडॉक्स में क्या होता है कि जब भी क्या करेगा कंप्लीट रिएक्शन होता है, मतलब कितना नीडेड है ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है उसको ऑक्सीडाइज कराना है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन है तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो सिंपली जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2H5+ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया इक्विवेलेंट्स कितना दे दिया 0.136, तो यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स दे दिया तो 0.136 कर देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Cr2O7, इसके मोल पूछा गया तो मान लेते हैं n मोल है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा Cr2O7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना आएगा +6, यहाँ पे +3, तो चेंज कितने का होगा 3 का।
3 का चेंज हो रहा है और कितने Cr2 है, 2 है, तो टोटल चेंज कितने का होगा, 6 का हो जाएगा। 6 तो n से डिवाइड कर दो, 0.136 डिवाइड 6 करेंगे तो 0.0027, ये इतने मोल क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा किसका, Cr2 हो सकता 2 माइनस का क्या इतने मोल रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीडाइज करने के लिए इतना इक्विवेलेंस, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है कि CuSO4 क्या ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर और इनटू 1 बाय क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट का कट जाएगा, केवल क्या बताना है, 1 डिवाइड बाय एन फैक्टर की वैल्यू बताना है, किसके लिए, कॉपर सल्फेट के लिए। और किसी भी तो जो एन फैक्टर होता है वो किसी क्या होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना टोटल चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। चलो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्या होगा, कॉपर और आयोडीन में किसका ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे, इसका आयोडीन का कितना मान लेंगे, -1 मान के अब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, +1 आ जाएगा, सिंपल, +2x -1 इंटू 2 इक्वल टू 0 करके करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा कॉपर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है और कॉपर कितना है, 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सल्फर सल्फेट, देखो यहाँ सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट है, तो सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन में कोई चेंज हो नहीं रहा है। अगर सल्फर किसी और फॉर्म में जाता है, H2 में, एसेट में चला जाता है, तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है, तो उसका भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होता है, काउंट होता है एन फैक्टर में। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितना आ गया, 1, तो 1 बाई एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, किसी एक मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का परसेंट दिया, पूछा जाता है कि कितना परसेंट है, तो परसेंटेज ऑफ एटम पे बेस्ड है। क्या करेंगे इसमें, पॉइंट देखो, हीमोग्लोबिन कंटेंस 0.33% ऑफ आयरन, इसमें हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन आयरन का वेट पता है कितना परसेंट है, 0.33% है। तो देखो किसी भी एटम का परसेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एटम क्या होता है, उसका नंबर, चलो वेट ऑफ एटम डिवाइड बाई वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या करते हैं 100, उस मॉलिक्यूल में उस एटम का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.33 दिया हुआ परसेंट। वेट ऑफ एटम, आयरन का वेट लिखेंगे, तो आयरन मान लो कितने, एक नंबर में 2 है, 3 है, 4 है, कितने है, तो मान लेते हैं n है, n इंटू आयरन का वेट कितना होता है 56, और डिवाइड भी क्या कर देंगे, इसका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ 67200, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.33 इंटू 67200 डिवाइड बाई 56। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करने के अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 4 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर कि n कितना हो, हीमोग्लोबिन नंबर ऑफ आयरन एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला लिखे उसमें आयरन कितना रहता है Fe4 करके आएगा, तो 4 नंबर में क्या होगा, 4 क्या होंगे, आयरन होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स बताने हैं इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसका ड्रॉप का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 0.0018 ml दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है और क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम देखो, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे कितना आएगा 1 ग्राम पर ml ही होगा, 1 ग्राम पर ml, या 1000 kg पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं इसको, तो 1 ग्राम पर ml हो गया। और यहाँ से निकाल लो वेट, डेंसिटी कितना है 1, वेट निकालना है, वेट ऑफ H2O कितना है, ml में कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 0.0018, तो यहाँ से वेट आ जाएगा, वेट ऑफ H2O कितना हो गया 0.0018 ग्राम H2O होगा एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, तो वेट आ गया। तो यहाँ से क्या है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो मोल निकालेंगे, मोल से Na का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा 0.0018, वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 18,
ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है 10⁻⁴ इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ से कितना जाएगा 6.023 इंटू 10⁻19 आंसर आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, वाटर का। ठीक है, नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है कि कार्बन इन देयर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन से में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोवेस्ट है। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे एक एक करके चेक करते जाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन CH4 है, तो चाहे जैसे भी निकाल लो, कोवैलेंट नेचर से भी निकाल सकते हो कि हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन। तो यहाँ -1 आएगा, इस पे क्या आएगा +1 -1 +1 -1 सॉरी +1 -1 -1 +1, टोटल कितना आएगा -4। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था +1 इंटू 4 और प्लस क्या करेंगे x। तो यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ पे निकालेंगे तो कार्बन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्लोरीन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या है +4 आएगा, इसमें भी +4 आएगा, इसमें भी और +4 इसमें आएगा। तीनों में क्या आएंगे +4 आएगा, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में क्या -4। तो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन को स्टेट पूछा जाता है, किसमें आ जाएगा CH4 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है कि 3/2 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ एल्यूमिनियम। O2 कह रहा है एल्यूमिनियम साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है Al2O3 बनाना है, तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम जो यूज होगा वो बताना है। तो ये भी क्या है सिंपल सा स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या करेंगे रिएक्शन लिखो Al + O2 क्या हो जाएगा Al2O3। अब इसमें बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। क्या करेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2Al2O3 यहाँ पे 4Al और 3O2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो O2 के कितने मोल दिए हमें 3/2 मोल दिया, तो इसका मोल बताना है कितना मोल यूज होगा, सॉरी वेट बताना है। तो पहले मोल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाई 4 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा 4 इंटू O2 का मोल कितना है 3/2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 2 से 2 मोल कितना आ गया 2। तो वेट बताना है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना दिया 27, तो ये कितना आ जाएगा 54 ग्राम। कितना एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड होगा 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम बताना है इन एनहाइड्रस, सॉरी परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दिया हुआ है कितना दिया 0.05% बाई वेट। एटॉमिक वेट ऑफ सेलेनियम कितना है 78.4 ग्राम दिया। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, उस एंजाइम का क्या बताना मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा गया था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एटम की तरह ही निकालते हैं। क्या लिखोगे परसेंटेज ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है जो भी वेट ऑफ एटम, जो एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में उसका टोटल वेट लिखते हैं, नीचे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो अब देखो परसेंटेज ऑफ कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है 0.5। वेट ऑफ एटम देखो जब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो देखो कोई भी कंपाउंड यदि दिया हुआ है तो उसमें सेलेनियम तो आएगा, जो मतलब परऑक्सीडेज है, नाइट्रस एंजाइम दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता बट उसमें सेलेनियम प्रेजेंट है, सेलेनियम प्रेजेंट है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब होगा जब यहाँ पे ये कितना होगा 1 होगा, या तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है, लेकिन यदि 1 रहेगा तो सबसे मिनिमम आएगा। तो क्या करेंगे 1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट मास कितना दिया 78.4। अब जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो क्या आएगा मिनिमम आएगा, देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इंटू 100। यहाँ से निकाल सकते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा तो यहाँ से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या करना है 100। तो यहाँ से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 78.4 इंटू 100 डिवाइड में क्या करेंगे 0.5 का मतलब 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये 8 16 15 इंटू 100 और ये क्या आ जाएगा यहाँ से
तो 1.568 इंटू 10⁻⁴ ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास उस एंजाइम का। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो चलो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसका कौन होता है, जिनका खुद का क्या होता है ऑक्सीडेशन, और दूसरे को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। तो किनके अंदर ऑक्सीडेशन ट्रेन है, देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या करेंगे, देखो F(I) क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, सबसे ऊपर I- होता है, Cl- Br Cl- F- सबसे नीचे होता है, मतलब बीच में और भी एलिमेंट होते हैं। बट देखो ये आ जाएगा कौन सा, तो जो टॉप पे रहता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, जो नीचे रहता है उसका रिडक्शन होता है। तो I- का क्या होगा, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, उसकी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा ज्यादा होगा, ऊपर वाला क्या होगा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से आंसर कौन सा दे देंगे I-, F- से क्या होगा सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और दूसरे तरीके से और आंसर जैसे मान लो H+ गेन करो, अगर मान लो ये कोई H+ गेन करता है तो HF बनाएगा F-, तो H+ जो गेन करेगा उसका क्या होगा रिडक्शन, H+ गेन करना क्या हो गया रिडक्शन हो गया। तो F- क्या होगा ज्यादा आसानी से H+ गेन कर सकता है, तो इसके रिडक्शन की टेंडेंसी क्या है, H+ गेन करने की टेंडेंसी, यहाँ से एसिडिक टेंडेंसी देख सकते हैं I- में कम H+ की गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसके ज्यादा होती है, तो रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी ये कौन सा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है, तो I- क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा ज्यादा होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा I-। चाहे यहां से सोचो चाहे यहां से, दोनों में से कहीं से भी सोच के क्या कर सकते हो आंसर दे सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसमें H2SO4 कितना परसेंट है 80% बाई वेट प्रेजेंट है। ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 1.71। तो नॉर्मेलिटी बताना है H2SO4 का, कि H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो देखो नॉर्मेलिटी निकालने का क्या तरीका है कि मोलैरिटी निकाल लो, सबसे आसान तरीका होता है कि मोलैरिटी निकाल लेते हैं, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर देंगे। यहाँ H2SO4 दिया हुआ, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, एसिड नेचर देखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो जितना मोलैरिटी निकालेंगे इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो हम टारगेट क्या रखेंगे कि मोलैरिटी आ जाए। अब देखो जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है, तो हमें क्या पता है कि मोलैरिटी का एक फॉर्मूला पता है 10 इंटू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी डिवाइड बाई क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आता है मोलैरिटी आ जाता है डायरेक्ट। चलो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी होता है, किसके रिस्पेक्ट में वाटर के रिस्पेक्ट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया 1.71, तो डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा जो भी रहेगा उसका सब्सटेंस का डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका कितना 1 ग्राम पर ml होता है वाटर का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी कितना आ जाएगा 1.71 ग्राम पर ml आ जाएगा। किसका उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितना 1.71 ग्राम पर ml आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं सबका, 10 इंटू परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट कितना है 80 इंटू डेंसिटी 1.71 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 98, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 98। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, जितना भी मोलैरिटी आएगा इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, कुछ सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 98। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ से जितना आएगा मोलैरिटी आएगा, मोलैरिटी का क्या करना 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 17 देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आइडियोमेट्री पढ़े थे हम लोग। ठीक है, मतलब एक में डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, तो इसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं होता, तो इसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करें 25 ml ऑफ सोल्यूशन एक H2O2 का, उसका क्या बताना है नॉर्मेलिटी बताना है। ठीक है,
तो इसका क्या करें, पहले KI से रिएक्शन करा रहे हैं तो I2 फॉर्म हो रहा है, उस I2 को टाइट्रेट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, 0.1 N 20 ml इसका रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है, 0.1 N 20 ml इसका क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है, तो बताना है नॉर्मेलिटी। तो चलो पहले क्या रिएक्शन होगा, H2O2 KI से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, I2 बना रहा है। अब देखो I2 बना रहा है तो H2O किस में जाएगा, H2O O2 में जाता है या तो H2O में जाता है, तो देखो H2O2 किस में जाएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से किस में गया, 0 में, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा रिडक्शन होगा, यानी -1 से किस में जाएगा, H2O में जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होगा रिडक्शन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो I2 फॉर्म हो रहा है वो I2 किससे रिएक्ट कर रहा है, Na2S2O3 से रिएक्ट कर रहा है, इसके बाद ये क्या बनेगा, Na2S4O6 बनता है और NaI बनता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या इसमें, इसका देखो कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, जो I2 लिबरेट हो उससे कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितना है, 0.1 N और 20 ml रिक्वायर्ड है। तो देखो इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके एन फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इंटू क्या करते हैं वॉल्यूम कर लेते हैं, तो ml में ही रहने देते हैं, अगर ml में रखेंगे तो सब ml में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख लेंगे। चलो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 20 कर लेंगे, कितना आ गया 2 आ गया I2 के नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ से देखो I2 के मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ से इसके मोल निकाल लेते हैं, तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ I2 इंटू I2 का यहाँ पे एन फैक्टर देखो 0 से किस में जा रहा है -1 में, चेंज कितने का वो 1 का, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू I2 इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो मोल ऑफ I2 कितना आ गया 1, तो यहाँ पे मोल ऑफ I2 क्या आ गया 1 मोल आ गया। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे किसके मोल, H2O2 के मोल निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ये और ये कंप्लीट रिएक्ट करके I2 बन रहे हैं, तो क्या होगा इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 के। चलो यहाँ पे देखते हैं इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, मान लो वही नॉर्मेलिटी बताना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मेलिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25 ml, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करें तो इससे मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा, एन फैक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, तो I2 के लिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल कितने हैं 1 इंटू इसका एन फैक्टर निकाल लो I2 का, फिर यहाँ से 0 से -1 में और कितना आ रहा है चेंज कितने का 2 का आएगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 2/25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा 0.08 क्या हो जाएगा इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगा, H2O2 की नॉर्मेलिटी क्या आएगा 0.08। बस क्या करना था, बस ये देखो डायरेक्ट टाइट्रेशन है, नहीं पहले KI से रिएक्शन कर रहा है तो I2 बन रहा है, तो ये रिएक्शन लिख लिया और इससे जो I2 फॉर्म हो रहा है उसको टाइट्रेट करने के लिए इसमें चाहिए, तो इससे इसके मोल निकाल लो और इसके मोल से यहाँ से इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं बराबर, 2 बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना था बराबर करना होता, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है 18 नंबर क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन करते हो 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, एक तो क्या करते हैं आयंस में ब्रेक कर लो NH4+ और SO4 2- में, तो NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, क्या होगा X+1 इंटू 4 इक्वल टू क्या करें +1, यानी कि X इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर लो, यहां से क्या मान लेंगे 2x ले लो +1 इंटू 8 कर लेते हैं और -2 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +6 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू
सॉरी -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू इधर -6, तो यानी x इक्वल टू क्या होगा -3। मतलब डायरेक्ट एक साथ कंपाउंड मान के भी कर सकते हो और या फिर आयंस में ब्रेक करके भी क्या कर सकते हो। तो x का इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर में क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर H2O2। H2O2 के लिए कौन सा करेक्ट है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करता है, या फिर दोनों ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या फिर दोनों में से कोई नहीं करता है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर H2O2 पर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, तो ये किस में जाता है H2O में भी आता है और O2 में आता है। O2 में 0 और इसमें क्या होगा -2। तो जब -1 से -2 तो क्या होगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से -2 रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हो गया तो कौन सा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो दोनों की तरफ बिहेव करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑफ बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करें 161 सेंटीमीटर 0.161 0.0167 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल बताए गए थे, जितने भी रूल थे उसमें क्या बोला गया था कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद के क्या होता है, मतलब पहला नॉन जीरो जो आता है, ठीक है, नॉन जीरो के पहले के जो जीरो होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बाद के भी जीरो को भी काउंट नहीं करते हैं। बट यदि डेसिमल के बाद जैसे मान लो कि अगर 100 आ गया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है 1 होता है। लेकिन अगर 1.00 लिखा रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 आएगा। लेकिन वही 1.001 लिखा रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 1 आएगा। नॉन जीरो के पहले के जीरो तो कभी भी क्या होंगे काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। बट यदि डेसिमल के बाद के जीरो होते हैं तो वो क्या होता है काउंट होता है। तो यहाँ पे देखो तो केवल 3 नंबर में तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 0.16 तो यहाँ पे ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 2 3 कितने आ जाएंगे 3। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले के जीरो है, हालांकि डेसिमल के बाद है बट नॉन जीरो के पहले, तो यहाँ पे कितना आता 3 आता। अगर यही लिखा रहता कितना 0.1061 तो अब इसका कितना आता 4 आता सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 3 3, तीनों के एन फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 3 3 आ जाएंगे। ठीक।